हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन। तो दिस इज द लास्ट रिवीजन डे। हम लोग का कल रिवीजन खत्म होने वाला है। 2 महीने का रिवीजन था। सब लोगों ने 4590 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लोगों ने इतना मेहनत किया लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, तो आज देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने के ट्रेंड है, कौन कौन से टॉपिक जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा 2026 के लिए। एक बार नजर मार के देख लेते हैं। सो 2021 में जो 2 क्वेश्चन आए थे काइनेटिक्स से, पहला क्वेश्चन आया था अर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ का, जो बेसिकली एल एन के वर्सेस 1/t होता है, नहीं तो लॉग के वर्सेस 1/t होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। में हर एक रिवीजन में हर साल बोलता हूं कि ये ग्राफ को अच्छे से समझ लो। इस ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है मैं बाद में बता भी दूंगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। नेक्स्ट इज अर्हेनियस इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। अर्हेनियस इक्वेशन का थोड़ा बहुत है ना, तो दोनों ही टॉपिक अर्हेनियस इक्वेशन से था 2021 में। 2022 में ग्राफ आया था रेट लॉ एक्सप्रेशन से, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, यही दोनों से ही ग्राफ आता है आने से। और सारे ग्राफ तो अच्छे से दिए हुए हैं, मैं आज एक बार रिवाइज भी मार दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आया था फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन से, जिसके क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत आसान भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट 2023 में अगेन अरेनियस इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आया, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया रेट लॉ एक्सप्रेशन से, जो कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 2024 में फिर से अरेनियस इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। अरेनियस इक्वेशन के कैलकुलेशंस में क्वेश्चन आया, जो कि थोड़ा सा लंबा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ, जो कि एल एन के वर्सेस 1/t होता है। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, नीट, है ना। तो नेक्स्ट 2025 में फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट ये ग्राफ आया था एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ, है ना, जो हम लोग एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ वाला ग्राफ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आया था रेट कांस्टेंट का यूनिट से, रेट कांस्टेंट का यूनिट से जो ऑर्डर ऑर्डर पता करता है, उससे क्वेश्चन आया था। अब हमें दिमाग लगाना है कि 2026 में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज तो तय है कि भैया केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, उसमें ग्राफ तो एक आना ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है। और ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ स्टडी करना है, फर्स्ट ऑर्डर के स्टडी करनी है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का ग्राफ स्टडी करना है, और अर्हेनियस इक्वेशन। ये 4 टॉपिक के अगर ग्राफ तुम लोगों को आता है, तो तुम लोगों का एक क्वेश्चन तो काइनेटिक्स का बन ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या आ सकता है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ एकदम सपने में भी तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, इतना लेवल का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है केमिकल काइनेटिक्स का, वो आता है एवरेज रेट का और इंस्टेंटेनियस रेट का। इंस्टेंटेनियस रेट का, ये चीजों से कभी वैसे क्वेश्चंस तो आएंगी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, एवरेज रेट। अगर एक टाइम इंटरवल में रेट निकालना है तो उसको एवरेज रेट बोलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में रेट निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। अगर एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में रेट निकालने का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं, है ना। इतना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चंस इतना ज्यादा नहीं आता है ना। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेट, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। और केमिकल रिएक्शन में चेंज होने वाला चीज है कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय टाइम कर लो, है ना। या तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम कर लो। ये बेसिकली यूनिट ऑफ रेट है। कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर, पार्शियल प्रेशर में एटमॉस्फेयर, यूनिट ऑफ रेट, है ना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिससे सीधा सीधी तुम लोगों को क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है बेसिकली डिफरेंशियल रेट लॉ। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ सब्सटेंसेस में क्या रिलेशन होता है। मान लो तुम्हारे पास है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, है ना। तो बेसिकली क्या था याद है, माइनस आर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू -1/a/डी which is equal to -1/b/dv/dt। माइनस क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू -1/c/dc/dt इज इक्वल टू -1/d/dt। ठीक है, ये चीज याद रखना, दिस इज रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। अब देखो, ये माइनस दिए बाई dt कैन बी रिटन एज रेट ऑफ a डिवाइडेड बाई a शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ b डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ c डिवाइडेड बाई c शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ d डिवाइडेड बाई d,
है ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, ये चीजों के जो क्वेश्चंस है इसको अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट सीधा जो हम लोग चले जाएंगे, उसमें तुम लोग पढ़ लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर होते हैं। जनरली सबसे पहला वाला तो फैक्टर होता है कि रेट जो है, अगर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन हो, गैस फास्टर रिएक्ट करता है देन लिक्विड देन सॉलिड, मतलब ये टाइप ऑफ रिएक्टेंस है बेसिकली। गैसियस होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन सबसे फास्टर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज जो है कि अगर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट स्टेबल निकला, तुम खुद सोचो ना, रिएक्टेंट स्टेबल निकला तो आगे जाने की इतनी हिम्मत नहीं करेगा, तो रेट स्लो हो जाएगा। प्रोडक्ट स्टेबल निकला तो भर भर के आगे जाने की मतलब बेसिकली चाहत होगी और रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज होता है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना पड़ता है ना। उसके बाद कभी कभार पीएच ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है ना। कभी कभार बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है ना। कभी कभार बेसिकली सनलाइट पे भी डिपेंड करता है, तो वो सब छोटे मोटे फैक्टर्स है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हम कैसे करते हैं, AA प्लस BB गिव्स C मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, A टू द पावर कुछ X, B टू द पावर कुछ Y, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो पावर में नहीं आता। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, X और Y को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। X और Y को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। और सबसे पहला ऑर्डर निकालने का तरीका है यूनिट ऑफ के, जिससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर होता है। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं तुम लोगों को, तो के विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। रेट का यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन पर यूनिट सेकेंड या टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑर्डर। ठीक है, तो के का यूनिट ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी के का यूनिट दिया हुआ रहता है ना, उससे ऑर्डर मालूम हो चलता है। सबसे पहला ऑर्डर निकालने का टेक्निक है यूनिट ऑफ के से, है ना। नेक्स्ट इज ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रिएक्शन को देख के ऑर्डर बताया नहीं जाता। मैंने सारे पॉइंट्स कॉपी में लिखवाया है। पहला पॉइंट क्या है, रिएक्शन देख के ऑर्डर नहीं बताया जा सकता, है ना। ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से बताया जा सकता है ना। और एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है, तुम लोग एक बार रिवाइज कर भी लेना कि अगर किसी का कंसंट्रेशन डबल हो जाए, रेट 4 टाइम्स हो जाता है, तो बताओ ऑर्डर क्या है। तो वैसे क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो तब जो कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है। लेकिन एक रिएक्शन सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप, वो रिएक्शन को देख के पता नहीं चलता, मैकेनिज्म गिवन होने से ही पता चलता है ना। तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, एक्सपेरिमेंट है जिससे क्वेश्चंस आती है, टेबल बना के भी आता है। दूसरा है यूनिट ऑफ के, है ना। तीसरा कि भैया अगर एलिमेंटरी रिएक्शन है तो जो कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर होगा, है ना। उसके अलावा ऑर्डर निकालने का वैसे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता। ठीक है, अब ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, वो भी इंपॉर्टेंट है। a प्लस BB गिव्स CC, तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं, K A टू द पावर X B टू द पावर Y। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने सीधा रिएक्टेंट को लिख दिया, है ना। क्वेश्चन करते वक्त हम लोग रिएक्टेंट को ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट ही आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, और कभी कभार कैटलिस्ट भी आ सकता है, कोई कैटलिस्ट भी आ सकता है ना। लेकिन इंटरमीडिएट, मान लो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए प्लस गिव्स ई दी रहा था, ई से फिर से सी बन रहा था, ई को इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता,
तो ये क्वेश्चन भी पूछा कभी जा सकता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऑर्डर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस याद रखना। ठीक है, जब हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो साथ में मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप क्वेश्चन रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मान लो ट्वाइस ए प्लस बी गिव्स सी, ऐसा एक रिएक्शन है सिंगल स्टेप, तो इसमें दो ए मिलके और एक बी मिलके रिएक्शन हो रहा है कॉलिजन से, तो भैया तीन लोग मिलके ये रिएक्शन कर रहा है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? बेसिकली जो कोफिशिएंट है उसका समेशन होता है। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता, बिकॉज 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल की एक ही टाइम पे कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए वैलिड है, ऑर्डर सब के लिए वैलिड है ना। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं बन सकता, नेगेटिव नहीं बन सकता और फ्रैक्शनल भी नहीं बन सकता, जो कि ऑर्डर बन सकता है। लेकिन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। मॉलिक्यूलरिटी से ऐसे स्टेटमेंट या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज जो कि बेसिकली क्या है, जब भी हम मान लो ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं बी बी प्लस सी सी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में हैं, तो हम क्या लिखते हैं? आर इज इक्वल टू के, जो कि रेट कांस्टेंट है, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो आर के जगह हम लोगों ने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ा है, माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं। माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, कभी कभार कोई ऐसा भी लिख देता है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब इसको क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए बोल सकते हैं। तो आर ए विल बी इक्वल टू ए इंटू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब इसको रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन था, इसको के ए लिख दो, रेट कांस्टेंट ऑफ ए हो जाएगा ये। तो कभी कभार रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन का रिलेशन पूछते हैं, तो क्या समझे? कोफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं, इस चीजों को याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें काफी बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑर्डर, रेट लॉ, एक्सप्रेशन के बारे में काफी ज्यादा बात कर लिया है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने समझ लिया, उससे ऑर्डर निकालने के क्वेश्चंस आते हैं कि एक को डबल कर दिया वो 4 गुना हो गया, वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? सबसे पहले जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का तुम लोग को याद होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस केटी था, है ना। AT इज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एनी टाइम t, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, T इज टाइम, K इज रेट कांस्टेंट, है ना। इसका साथ लगे हाथ टी हाफ फिर रट लेना, ए नॉट बाई ट्वाइस के। इसका लाइफ टाइम कब रिएक्शन खत्म होगा वो भी रट लेना, ए नॉट बाई के। इसको डबल कर देने से ही मिल जाता है ना। क्यों मिलता है वो भी मैंने बहुत बार क्लास में बताया था। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेट कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए पहला हाफ जितना टाइम में खत्म होता है, सेकंड हाफ भी उतना टाइम में ही खत्म होता है, इसको एलटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, मान लो तुमने 10 मोलर से स्टार्ट किया, 8 मोलर हो गया, 2 मोलर खत्म हो गया मान लो 5 मिनट में, तो नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से 2 मोलर ही खत्म होगा, मतलब 6 मोलर बन जाएगा, बिकॉज सेम टाइम में सेम अमाउंट रिएक्ट करता है, बिकॉज रेट क्या रहता है? कांस्टेंट। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 3, रेट जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रहता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद रखना, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, है ना। जीरो ऑर्डर के लास्ट में आएगा ग्राफ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, है ना। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए कैसा होगा? रेट कांस्टेंट रहता है ना।
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज होता रहेगा लेकिन रेट कांस्टेंट रहेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। सारे ग्राफ लीनियर आते हैं जीरो ऑर्डर में। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम करो तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा, वो भी लीनियरली, ऐसा ग्राफ आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बीटी वर्सेस टाइम करोगे तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। लास्ट में टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन करोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा टी हाफ उतना ज्यादा, तो ऐसा ग्राफ। तो ये बेसिकली 5 ग्राफ भी अच्छे से याद कर लोगे तो तुम्हें जीरो ऑर्डर के कॉमन आ जाएंगे। अगर जीरो ऑर्डर के ग्राफ के क्वेश्चंस आए, वही ग्राफ हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो हम लोग लिखते हैं K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ A नॉट बाई AT। इसमें या तो K पूछता है या तो T पूछता है, ये दोनों ऑलमोस्ट गिवन रहता है ना। इसका टी हाफ जो होता है वो होता है ln2 डिवाइडेड बाई K। ln2 का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K। इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना ही नहीं है। इसका जो लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोस फॉर कंप्लीशन, इनफाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए। ये तीन इसके भी रट लो। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, रेट जो है वो चेंज होता रहता है विच टाइम, बाद में स्लो हो जाता है, पहले ज्यादा रेट रहता है ना। नेक्स्ट नंबर 1 जो इसका इंपॉर्टेंट है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीट्स इन इक्वल टाइम। मतलब 10 मोलर से स्टार्ट करोगे, मान लो 5 मोलर हो गया, 50% खत्म हो गया 10 मिनट में। नेक्स्ट 10 मिनट में भी 50% खत्म होगा, लेकिन जो रिमेनिंग है उसका 50% मतलब 2.5 मोलर बन जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें कैलकुलेशन भी काफी इजी हो जाता है, कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराया है कि बिना कैलकुलेशंस के भी कैसे शॉर्टकट में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी एक खासियत है कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तीसरा क्या है, रेट डिक्रीजेस विथ टाइम। टाइम के साथ रेट डिक्रीज करता है। टाइम के साथ कोई भी ग्राफ इस केस में एक्सपोनेंशियल होगा, टाइम के साथ। इज दिस क्लियर है ना। टाइम के साथ वाले ग्राफ सारे एक्सपोनेंशियल होंगे। टाइम के साथ कौन कौन से ग्राफ आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के, समझो। मान लो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट घटेगा एक्सपोनेंशियली। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा ऐसे, इनिशियली बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बाद में स्लो हो जाएगा। रेट वर्सेस टाइम, रेट भी धीरे धीरे घटता रहेगा एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ को इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना ही नहीं है, कांस्टेंट। लेकिन एक ग्राफ समझो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा है, R इज इक्वल टू K A टू दी पावर 1। ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, AT, R इज इक्वल टू KT। तो ऐसा ग्राफ आता है, ये एक लौता लीनियर ग्राफ आता है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, रेट भी ज्यादा रहेगा, लीनियर ग्राफ है ना। टाइम के साथ कोई भी ग्राफ क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है। ये चीज याद रखना है तुम लोगों को, है ना। ये 5 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के भी याद रख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रख लो, क्वेश्चन जो आएगा इससे ही अंदर आएगा। लास्ट nth ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्डर का टी हाफ इंपॉर्टेंट है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a naught to the power n-1। अगर n की वैल्यू जीरो ऑर्डर है, a to the power n to the power -1 नीचे, मतलब क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a naught। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n-1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1 - 1 0, a to the power 0 1 हो जाएगा। तो टी हाफ इंडिपेंडेंट, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, टी हाफ को a naught से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड ऑर्डर के लिए तू पुट कर दो, तो टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a naught। थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a naught का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, nth ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन से मैं बार बार बोल रहा हूं, वो ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन ही आएगा, है ना। ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बहुत दिन से नहीं आया तो इंपॉर्टेंट है।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? मान लो एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी, है ना, और इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन है आर इजिकल टू के ए, और है ना ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा है, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। तो 1 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक को बहुत ज्यादा ले लेते हो, है ना, एक को बहुत ज्यादा ले लेते हो, मान लो ए इज वेरी वेरी हाई अमाउंट, तो ए का जो अमाउंट है वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। तो यही रेट लॉ को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू के बी लिख सकते हैं। तो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक का अमाउंट एक्सेसिवली लेने की वजह से एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल अच्छे से रट लेना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में भी जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से वो एग्जांपल्स एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हें मैकेनिज्म गिवन रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसा स्टेप 3, है ना, कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शन गिवन रहेंगे, उसमें एक स्लो दिया रहेगा, फास्ट दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन। इससे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने बोलेगा या ऑर्डर निकालने बोलेगा। तो जो स्लो स्टेप होता है दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। इसमें जो भी इंटरमीडिएट आता है उसको फास्ट स्टेप के हेल्प से हटा दो, केसी लगा के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉपी में देके रखा है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, या कोई भी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलता है, तो ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना, मत भूलना, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग मूव करेंगे दैट इज टेम्परेचर का डिपेंडेंसी विच इज नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्हेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K is equal to A e to the power minus EA by RT, where EA is known as एक्टिवेशन एनर्जी। इसका भी ग्राफ हम समझेंगे, है ना, क्लियर। तो ये है रेट कांस्टेंट, है ना। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इससे क्वेश्चन आने की चांसेस कमी है, डायरेक्टली कैलकुलेशन, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाई R 1 बाई T प्लस ln A। ठीक है, ये है ग्राफ ऐसा, ln k वर्सेस 1 बाई टी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसकी स्लोप है रट लो, माइनस EA बाई R, और जिसकी y इंटरसेप्ट है ln A। तो कभी कभार बोलेगा कि ln k वर्सेस 1 बाई टी ग्राफ का स्लोप की वैल्यू गिवन होगा, EA पूछ लेगा, या y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी, ln A पूछ लेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसको लॉग वर्जन में कन्वर्ट कर लोगे, log k इज इक्वल टू बस कुछ नहीं है, EA डिवाइडेड बाई 2.303 आर आ जाएगा, 1 बाई टी प्लस लॉग के आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन रट के रखो, स्लोप से क्वेश्चन आ सकता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत दिन से यूज नहीं किया गया, तो स्लोप से क्वेश्चन आ सकता है। इस बार 2026 में मान लो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ग्राफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो काफी साल से नहीं आ रहा। ln k वर्सेस 1 बाई टी बहुत दिन से आ रहा है, तो हो सकता है इस बार ना रिपीट हो, लेकिन हाँ इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट स्लोप से क्वेश्चन आने की चांसेस लेकिन मुझे काफी लग रहा है। तो स्लोप वाला चीज रट लो, EA बाई आर माइनस EA बाई आर, माइनस याद रखना, अगर ln वाला है, लॉग वाला है तो माइनस EA बाई 2.303 यार। क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ स्लोप से क्वेश्चन आने की चांसेस इस बार है ना। तो ये है अर्हेनियस का रिवीजन, अर्हेनियस के क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ सकता है वो है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ ग्राफ, है ना। तो यहां से एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, मान लो यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, तो दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, this energy is known as activation energy of the forward reaction, this energy is known as activation energy of the backward reaction। और ये जो गैप है इन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट वाला जो गैप है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल एच, तो डेल एच कैसे कैसे निकाल सकते हैं? या तो EP माइनस ER कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, या तो EAF माइनस EAB कर दो, है ना। तो डेल एच निकालने के दो तरीके हैं, याद रखना, क्लियर। ठीक है, तो इस ग्राफ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। ये बोल रहे ए क्या है बोल देगा, तो ए इज थ्रेशोल्ड एनर्जी,
बी क्या है बोल देगा एंथैल्पी, सी क्या है पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, डी क्या है पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ABCD, ई क्या है पूछेगा एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एफ क्या है पूछेगा एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस ग्राफ को पूरा घुल के पी जाओ, है ना। कभी कभार ऐसे भी, अब रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट वाला मतलब ऊपर है तो एंडोथर्मिक, है ना। अगर ऐसे आ जाए तो एक्सोथर्मिक, ये वाला लोअर लेवल में आ जाए तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अगर पूछेगा ऐसे रिएक्शन तो इसको बोलते हैं डबल स्टेप रिएक्शन। इज दिस क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो पूछेगा सिंगल स्टेप डबल स्टेप सबके बारे में पूछ सकता है, इस ग्राफ को भी अच्छे से समझ के जाना, है ना। नेक्स्ट जो बचता है अपने लिए वो बचता है तुम्हारे, ये है एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ। लास्ट में बचता है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में कुछ नहीं है, हमारा जो अरेनियस इक्वेशन वाला इक्वेशन है ये है माइनस EA/RT, है ना। कॉलिजन थ्योरी वाला इक्वेशन जो कि यूज नहीं होता है PZ e⁻⁻⁸ है ना, where Z represents the effective number of collisions की वो collisions Z वो collisions के बारे में बोलता है ना, जो कि भैया प्रॉपरली एनर्जेटिक है, और P बोलता है ओरिएंटेशन के बारे में। देखो एनर्जी ही इनफ नहीं है, अच्छे से ओरिएंटेशन में कोलाइड होना चाहिए तभी जाके रिएक्शन होता है। तो P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, है ना। और वो प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी देता है जो कि इफेक्ट मतलब बेसिकली कॉलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन को काउंट करता है। और ये इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स को देखता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जेड टेक केयर करता है, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते कॉलिजन थ्योरी से, कैलकुलेशंस भी नहीं होते, बस मैंने लिखने के लिए लिख दिया। तो केमिकल काइनेटिक्स में लगभग यही चीजें हैं स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ 100% एक ग्राफ काइनेटिक्स से आएगा। और इस बार फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ग्राफ थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जीरो ऑर्डर ln k वर्सेस 1/t तो ऑलवेज ही हॉट टॉपिक है। इस बार मुझे लग रहा है कि इसका स्लोप का कॉन्सेप्ट जरूर यूज करेगा, है ना। तो ये चीजें तो देख के ही जाना। बाकी यार RLE रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो ऑर्डर निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेरिमेंट वाले डबल कर दिया क्या हो गया वो सब क्वेश्चंस। और दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का T-हाफ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है। तो ये मेजर टॉपिक रिवाइज करके जाना, काइनेटिक्स के मार्क्स स्कोर करना आसान है। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टिक टू माय कॉपी, बिकॉज कॉपी में सारे क्वेश्चन सारे ग्राफ सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट उसके बाहर नहीं आ सकता, है ना। क्वेश्चंस बना सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उसी से ही आएगा। क्लियर है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं। सब लोगों ने अच्छे से रिवीजन प्रोग्राम किया है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ वेरी 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 शाइनी फ्यूचर अहेड। क्लियर है। चलो थैंक यू एवरीवन, सी यू।